नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, जो कि हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर रिमेम्बर्स सी राजगोपालाचारी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी राजगोपालाचारी को उनकी जयंती पर स्मरण किया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था और उनके प्रशंसक सहयोगी उनको राजा जी कहते थे। और उनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास प्रांत के सेलम जिले के थोरापल्ली गांव में हुआ था। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो चीज करंट अफेयर्स में चर्चा में होती है वो हिस्ट्री सेक्शन से अगर संबंधित होता है तो निश्चित रूप से हिस्ट्री में जाके पूछता है। अब बात करते हैं इसके विषय में। और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए अपना कानूनी पेशा वकालत को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन यानी जो कि 1 अगस्त 1920 में हुआ था, याद रखिएगा इस डेट को। और सबने अवज्ञा आंदोलनों जैसे विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन का वर्ष 1930 था। बाद में उन्होंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और कुछ समय के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। राजनीति और साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उन्होंने सेंटर राइट आइडियोलॉजी यानी दक्षिणपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। और वे एक विपुल लेखक भी थे। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में महाभारत और रामायण का अनुवाद शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द कोड ऑफ कंडक्ट जजेस नीड टू फॉलो। बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध की गई टिप्पणी पर लोगों ने आलोचना की है। न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि विवादित बयान दिया कि यह देश हिंदुस्तान बहुसंख्यकों का है और बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ये देश चलेगा। तो ऐसी टिप्पणी को भारतीय संविधान में कहीं भी स्वागत योग्य नहीं मानी जाती है, इसलिए बड़े स्तर पर इसकी भर्त्सना की गई, आलोचना की गई। न्यायिक नैतिकता न्यायिक जीवन के मूल्यों का रिस्टेटमेंट न्यायिक आचरण को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक आचार संहिता है, जिसे 7 मई वर्ष 1997 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाया गया था। संहिता का सबसे पहला नियम यह है कि न्यायाधीश के आचरण से न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों के विश्वास की पुष्टि होनी चाहिए। न्यायाधीशों पर महाभियोग यानी जज के ऊपर इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग की सफल प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट का प्रावधान किया गया है। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में प्रावधान किया गया है। उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्य के विशेष बहुमत और सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इस सारे प्रोविजन को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन के साथ साथ इकोनॉमी सेक्शन की भी न्यूज है, जो कि जीएस पेपर 2 और 3 दोनों जगह ये शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 केरला रैंक अमंग टॉप स्टेट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार केरल भारत में सबसे अधिक रोजगार देने यानी रोजगार योग्य राज्यों में से एक के रूप में चमक बिखेर रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज है। अब बात करते हैं इसके विषय में। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिषद और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी वीवॉक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि केरल का वर्कफोर्स यानी कार्यबल 71% को मजबूत एम्प्लॉयमेंट रेट यानी रोजगार दर बनाए रखता है, जो इसे महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद 5वें स्थान पर रखता है। देश भर में आयोजित वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण के माध्यम से 6.5 लाख युवाओं का सर्वे करने वाले अध्ययन ने संकेत दिया कि भारत में समग्र रोजगार योग्यता में वृद्धि जारी रही और 54.81% युवा
एम्प्लॉयबल विथ रिक्वायर्ड स्किल्स यानी आवश्यक कौशल के साथ रोजगार योग्य पाए गए युवा, उनकी संख्या थी 54.81%। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट सेक्शन की भी न्यूज है, ये जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल गेट्स यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर, सेज ही स्टूड अप फॉर व्हाट्स राइट। संयुक्त राष्ट्र ने प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में उनके मौलिक कार्य के लिए वार्षिक चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार के विषय में। आजकल यूपीएससी पुरस्कारों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए इस न्यूज को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा आप लोग। इसे वर्ष 2005 में यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सरकार, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास में योगदान दिया है। पिछले भारतीय प्राप्तकर्ताओं में बात करें तो वर्ष 2016 में अफरोज शाह को मिला, वहीं वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी जी को और वर्ष 2018 में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भी मिला। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में अब तक किन किन भारतीय व्यक्तियों को मिला, तो इनका उल्लेख आप लोग कर दीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। याद रखिएगा, माधव गाडगिल ने वेस्टर्न घाट के ऊपर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2 दोनों का उल्लेख किया था अपनी रिपोर्ट में। देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, जो कि हेल्थ सेक्शन की न्यूज है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वाई सेंटर वांट्स स्टेट टू मेक स्नेक बाइट नोटिफाइबल डिसीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से स्नेक बाइट यानी सांप के काटने को नोटिफाइबल डिसीज यानी अधिसूचित बीमारी बनाने का आग्रह किया है। यह ऐसी बीमारी है जिसके विषय में प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल को सरकार को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके विषय में। भारत में प्रत्येक वर्ष सांप के काटने के लगभग 3 से 4 मिलियन मामले सामने आते हैं और वर्ष 2020 के इंडियन मिलियन डेथ स्टडी के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 58,000 लोग इसके कारण मृत्यु प्राप्त करते हैं यानी मर जाते हैं। मार्च 2024 में भारत में वर्ष 2030 तक सांपों के काटने से होने वाली मौतों को आधा करने के उद्देश्य से सांप के काटने के जहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसको NAPS यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इन वॉर्मिंग शुरू किया है। अब बात करते हैं किस प्रकार की बीमारियों को नोटिफाइड डिसीज माना जाता है। तो आमतौर पर संक्रमण जो प्रकोप का कारण बनते हैं या मृत्यु का कारण बनते हैं और जिनकी उचित पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने के लिए शीघ्रता से जांच की आवश्यकता होती है, उन्हें नोटिफाइबल डिसीज यानी अधिसूचित रोग घोषित किया जाता है। यद्यपि अधिसूचना योग्य रोगों की सूची राज्य दर राज्य अलग अलग होती है। अधिसूचना जारी करने का काम राज्य सरकारें करती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश राज्य ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक, HIV, हैजा, मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस जैसी संक्रमणों को अधिसूचना योग्य मानते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये जुडिशरी सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन के लिए फुल एंड अनकंडीशनल पार्डन यानी पूर्ण और बिना शर्त क्षमा जारी की है, जो कि टैक्स इवेजन यानी कर चोरी और हैंडबैग खरीदते समय नशीली दवाओं के उपयोग के विषय में झूठ बोलने से संबंधित 2 मामलों में सजा का इंतजार कर रहा था। अब बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमा करने की क्या शक्तियां हैं, पार्डन करने की क्या शक्तियां हैं। एक बार फेडरल क्राइम यानी संघीय अपराध किए जाने के बाद किसी भी चरण में क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें आरोप दायर होने से पहले भी शामिल है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन यानी सीमाएं क्या हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे कार्य को क्षमा नहीं कर सकते हैं जो किसी विशिष्ट राज्य के कानून के अंतर्गत अपराध होता है। वहीं दूसरी सीमा यह है कि राष्ट्रपति महाभियोग के मामलों में क्षमा नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, चर्चा तो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर हो रही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ भारत के राष्ट्रपति क्षमादान की क्या शक्तियां हैं और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। कृपया करके आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो साथियों, आज के छोटी अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।